ठीक है, कुछ पूछ लो क्या मैं पहले? अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कंसेप्ट भाई, when they are entered into, ट्रांजेक्शन को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम ट्रांजेक्शन में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। हमारे लिए वो डिपेंड नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करेगा बेटा क्या कि पैसा मिला या नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैंने बताया भी था कि कहीं ना कहीं ये मैचिंग कंसेप्ट से रिलेट करता है, तो मैचिंग कंसेप्ट हमारा काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड कर दी हमने लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो भी हम क्या कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम तो ट्रांजेक्शन में क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। दूसरा, बहुत बार हम सामने वाले को एडवांस पे कर चुके हैं, मतलब ट्रांजेक्शन में एंटर हो चुके हैं, भले उससे बेनिफिट हम कब लेंगे, नेक्स्ट ईयर लेंगे, भले वो खर्चा कब का है, नेक्स्ट ईयर का है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि रामू चाचा के यहाँ शादी है, आपने करंट ईयर में उनको क्या कर दिया, कुछ एडवांस अमाउंट दे दिया कि ये रखो 1 लाख रुपीज रिक्वायरमेंट लगेगी, नेक्स्ट ईयर की सैलरी से क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। क्या बेटा बोलो जल्दी से, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लेकिन रिकॉर्ड तो करंट ईयर में करना पड़ेगा ना, तो क्या होता है ना, मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, हमें ध्यान थोड़ी रहेगा कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कौन कौन ट्रांजेक्शन में एंटर हुए थे, कितने कितने अमाउंट की डील हुई थी। इसलिए कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं चलती बेटा, कैसे चलती बोलो, अक्रूवल पे। गोइंग कंसर्न में टाइम पास नहीं करेंगे, सिंपल है, कंसिस्टेंसी क्लियर है ना, कि एक बार अगर हम लोगों ने कोई मेथड क्या कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअसली वही मेथड क्या करेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल था क्या कंसिस्टेंसी का, कौन कौन सी मेथड थी बेटा, डेप्रिसिएशन में और इन्वेंटरी वैल्यूएशन में लिफो और फिफो, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रूवल कंसेप्ट, हो गया हमारा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसमें चाहो तो स्टेप्स आप भी नोट्स बना सकते हो, लिख लो भाई इसमें भी। भाई ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है यहां से? हाँ हो गया भाई, ऐसा ऐसा थम्स का नहीं है भाई उसमें चलो लिखो आप तो। ठीक है, सुनो बेटा कि सर ये रहा हमारा बिजनेस, ठीक है, और ये रहा हमारा कौन, ओनर। दोनों को एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट ट्रीट करते हैं। दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, बोलो जैसे हम लोग, तो ये हो गया हमारा बिजनेस, ये हो गया ओनर। ओनर बिजनेस के अंदर क्या लगा देता है, बोलो जल्दी से, है ना, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम उसको, कैपिटल। जब भी बिजनेस का वाइंड अप होगा, जब भी बिजनेस हमारा लिक्विडेट होगा, जब भी बिजनेस हमारा क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे ना, तो ये जितनी भी कैपिटल ओनर ने किसके अंदर लगाई है, बिजनेस के अंदर लगाई है ना, ये क्या करना पड़ेगी आप लोगों को, बोलो जैसे रीपे करना पड़ेगी सर, रिटर्न करना पड़ेगी। तब तक के लिए ये जो कैपिटल है ना कहाँ पे लगी हुई, बोलो बिजनेस के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाती है, लाइबिलिटी है। इसलिए हम लोग कैपिटल को क्या ट्रीट करते हैं, बोलो जल्दी से, लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं हम लोग। इतना क्लियर है क्या? तो अब क्या हो गया यहाँ पे कि हम बिजनेस एंड ओनर दोनों को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं। क्या बोला बेटा, मैं दोनों को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं ना, तो फिर से जो ट्रांजेक्शन होंगे ना वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा मैं, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, आप क्या करोगे, बोलो जल्दी से,
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन हमारे सारे के सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है तो ठीक है, हाईलाइट कर लो उसको, वहां पे नहीं लिखा तो लिख लो बेटा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। अदरवाइज देखा जाए ना तो एक चीज बताता हूँ आपको, ऑनर ने बिजनेस के अंदर क्या लगाई है, सुना नाम आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, किसको देते हैं हम, ओनर को देते हैं। कौन देता है, बिजनेस देता है। देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनकम होनी चाहिए ना, क्योंकि ओनर को मिल रही है। लेकिन सर ओनर को मिल रही है ना, बिजनेस को थोड़ी, बिजनेस को तो देना पड़ रही है। किसके रिटर्न में बोलो जैसे बेटा, किसके बदले में, ये जो कैपिटल लगाई ना इसने, इसके रिटर्न में हम लोगों को क्या देना पड़ रहा है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है। तो बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। इसलिए हम एंट्री क्या पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग उसको, ठीक है, क्योंकि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बनेगा क्या, चलो ये भी हो गया था अपना। नेक्स्ट इसके बाद में ड्यूल एस्पेक्ट सिंपल है बेटा, ड्यूल एस्पेक्ट सिंपल है, मनी मेजरमेंट भी नहीं करना डिस्कस को। हाँ एक बार ये बता दो, कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, जो असेट से, इनमें ना आप चाहो तो लिख भी सकते हो ऑन लैंग्वेज में, अगर आपको लगे ना भाई तो नोट्स गंदे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिया करो, है ना। जब कोई कोई वर्ड बता रहा होगा, तो जैसे कल बताया था मैंने आपको कि सर जिस ईयर में हमने असेट्स को क्या किए, परचेज किए ना, उस ईयर में उसको कॉस्ट प्राइस पे, और फ्रॉम नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर कौन से एसेट्स है, वो फिक्स एसेट्स है, तो करंट एसेट्स तो बात ही खत्म हो गई, जिस प्राइस में परचेज किया उसी प्राइस में क्या करना है हमको, उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है क्या। तो ये हो गया हमारा कौन सा कंसेप्ट बोलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कि जितनी भी एसेट्स है ना उनको उनकी ओरिजिनल प्राइस पे क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, सिंपल है, एवरी ट्रांजैक्शन इज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन कितना एस्पेक्ट रहेंगे, टू, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, हाँ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या बोला था बेटा, बोल जल्दी से, कि जिस भी ईयर में हम लोगों ने क्या किए, या फिर सर्विस प्रोवाइड किए हम लोगों ने, या फिर क्या किया बेटा बोलो जल्दी से, गुड्स सेल किया है, इनकम उस ईयर की रहेगी, ना कि जिस ईयर में आपको क्या रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है। मतलब अमाउंट मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अच्छा अगर अमाउंट मुझे इस ईयर में रिसीव हो गया बेटा, अमाउंट मुझे इस वाले ईयर में रिसीव हो गया है, और मैं सर्विस कौन से ईयर में दे रहा हूं, नेक्स्ट ईयर में, बताओ कौन से ईयर की इनकम रहेगी, नेक्स्ट ईयर की इनकम रहेगी, है ना। तो इस बेसिस पर कंसेप्ट चलता है कि जिस भी ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले से गुड सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ईयर की इनकम रहती है। ये हमने रेवेन्यू को पहचान लिया कि कौन से ईयर से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको पहचान लिया, इसी को नाम दिया हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद मैचिंग कंसेप्ट, हो गया था क्या, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था बेटा हम लोगों ने। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना भी क्या अर्न किया है, रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है उनको क्या करो आप, मैच करो, और वो रेवेन्यू अर्न करने में जितना पैसा खर्च हुआ ना, बस वही उसमें से माइनस होगा। अगर आपने ऐसा कोई खर्चा कर दिया है जिसका बेनिफिट आज भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा, मतलब फिक्स असेट्स, तो पूरा अमाउंट माइनस नहीं करते। इसलिए मैंने एग्जांपल में बोला था कि फिक्स असेट्स का सिर्फ डिप्रीसिएशन माइनस करते, क्योंकि फिक्स असेट्स का बेनिफिट तो हमें मोर देन ए ईयर मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर था बेटा क्या, ठीक है, क्लियर था। क्या होता है मैचिंग कंसेप्ट, बोलो जल्दी से, हाँ मैचिंग कंसेप्ट बेटा, हाँ नहीं यार थोड़ी पीछे, मैचिंग कंसेप्ट, हाँ भाई सुनो मेरी बात, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता पता है, एक करंट ईयर में आपने जितना भी क्या अर्न किया बेटा बोलो,
रेवेन्यू अर्न किया है ना, मान लो आपने रेवेन्यू अर्न किया, सुनो मेरी बात, कितने का, 20 लाख रुपीस का। तो उस रेवेन्यू को अर्न करने में कुछ पैसा क्या क्या होगा बेटा, आप लोगों ने बोल दी से, खर्च भी तो क्या होगा ना। तो उन एक्सपेंसेस को मैच करो, मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे 2 मिनट में। सर एक तो मैंने वर्करों को सैलरी दी, एक वर्कर है रामू, 10,000 पर मंथ पे करता हूँ, 12 मंथ का कितना पे किया होगा मैंने उसको, 1,20,000, ये हो गया। एक वर्कर है जिसको हमने कमीशन पे किया, कितना कमीशन पे किया, 80,000 रुपीज का। फिर मैंने सर परचेस कर ली है क्या, बिल्डिंग, कितने रुपए की बिल्डिंग परचेस कर ली, 5 लाख रुपीज की बिल्डिंग परचेस कर ली, जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। कितनी बेटा सुनना, 10 ईयर्स है। उसके बाद में फिर मैंने परचेस कर ली क्या, एक मशीनरी, कितने की, 10 लाख रुपीज की, इसकी भी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स से। जल्दी से मुझे क्या आप प्रॉफिट निकाल कर दिखा सकते हो क्या, हाँ सर दिखा सकते हैं। 10 लाख की मशीन, 5 लाख की बिल्डिंग, कितना हो गया, 15 लाख, और 2 लाख का खर्चा, ये कितना हो गया, 17 लाख। टोटल पैसा तो 17 लाख गया मेरे पास से। तो क्या मैं 20 लाख में से 17 लाख माइनस कर दूं, ये P&L अकाउंट बनाया मैंने, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही करते हैं ना हम लोग। जब मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे, बोलो जल्दी से, 3 लाख आ रहा है। तो बेटा ये जो मैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैं जो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ कितना, 3 लाख, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं करते ना तो ये प्रॉफिट आपका सही नहीं आएगा। आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L कभी भी आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा, ट्रू अर्निंग कैपेसिटी नहीं बताएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आपको ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे बेटा बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू, जिसपे कि हम लोग भरोसा कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेंगे, ये सारे कंसेप्ट्स। उसमें ये कंसेप्ट ये भी है, मैचिंग कंसेप्ट। तो चलो सर मैच करवा के करते हैं, आपका क्या बोलना है, मैच करवा दे, हाँ करवा दे। क्या सैलरी करंट ईयर से रिलेट करती है क्या, बोलो, सैलरी करंट ईयर की है तो क्या ये तो पूरा अमाउंट माइनस कर सकता हूं ना मैं, हाँ सर करेंगे, कितना करेंगे बोलो जल्दी से, 1,20 करेंगे। 80,000 बेटा पूरा माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे। 5 लाख पूरा माइनस करूंगा क्या, 5 लाख की बिल्डिंग है सर, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर से। तो इसको डिवाइड करूंगा ना मैं 10 से, इसको डिवाइड करूंगा ना, तो मैं 5 लाख को अगर बेटा डिवाइड करूंगा कितने से, जल्दी बोलो, 10 से, तो 1 साल का खर्चा कितना हुआ। इसी को तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना। एक मेथड थी ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी। तो 50,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब करंट ईयर का खर्चा कितना है बेटा हमारा, बोलो जल्दी से, बिल्डिंग का 50,000, करंट ईयर का खर्चा कितना है हमारा मशीनरी का, नहीं नहीं बिल्डिंग है बेटा 50 वाली, इधर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है ना। मशीन का कितना है करंट ईयर का, 1 लाख, और बिल्डिंग का कितना है 50,000। तो मुझे बताओ अब मुझे 5 लाख रुपए माइनस करना चाहिए या 50,000, तो सर हम 50,000 माइनस करेंगे। मुझे 10 लाख माइनस करना चाहिए या 1 लाख रुपए सर, तो हम जस्ट 1 लाख रुपीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने कर दिया 50,000, नीचे कितना कर दिया मैंने, 1 लाख। चलो अब हम डिटरमाइन करते हैं करेक्ट प्रॉफिट, बताओ कितना आएगा, 1,20,000 और 80 कितना हो गया, 2 लाख रुपीज, 2 लाख और 50,000, 250, 250 और 10 लाख बेटा 3,50,000 कर दो, 20 लाख में से माइनस 3,50,000 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा बोलो, 16,50,000। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 16,50,000। सर क्या बात कर रहे हो, धरती और आसमान इतना डिफरेंस आ गया। थोड़ी देर पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा, 3 लाख रुपीज का, अभी कितना शुरू हो गया आना, बोलो जल्दी से, 16.5 लाख, मतलब ये तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया ऑलमोस्ट। अब किसी बैंक वाले को आप 3 लाख रुपीज दिखाते और लोन लेते तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी लोन मिलने की, या 16,50,000 दिखा के, 16,50,000 की इनकम दिखा के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना बैंक से लोन लेने की। 16,50,000 की इनकम दिखा के इन्वेस्टर से फंड रेस करने की भी क्या बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी, बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड अनदर सिक्योरिटीज। जो जो भी सिक्योरिटीज इशू होते हैं ना मार्केट में, हम क्या करने के लिए, फंड रेस करने के लिए। तो इन्वेस्टर ब्लाइंड नहीं है, इन्वेस्टर अंधे नहीं है। वो क्या देखते, बोला जी से, इन्वेस्टर क्या देख के डिसीजन लेते बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। तो भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, ये करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन करना चाहिए आपका, तभी करेगा जब क्या फॉलो करेंगे हम, मैचिंग कंसेप्ट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास से गए तो 5 लाख रुपीज थे, मेरे पास से गया तो कितना अमाउंट था बोलो, 10 लाख रुपीज। लेकिन क्या मैंने करंट ईयर के रेवेन्यू में से माइनस किया क्या, नहीं, मैंने क्या किया, करंट ईयर के रेवेन्यू को अर्न करने में जितना भी क्या हुआ एक्सपेंसेस हुआ है उसको पहले मैच किया। तो मैंने सोचा कि यार क्या 5 लाख पूरी करंट ईयर का खर्चा है क्या, 5 लाख रुपीज की बिल्डिंग पूरी करंट ईयर में एग्जॉस्ट कर ली क्या, नहीं,
तो फिर कितने की हुई 50,000 की, तो हमने सिर्फ 50,000 माइनस किया है। तो फिर से अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे, बोलो करंट ईयर में जितना भी हमने क्या नहीं किया बेटा, बोलो रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना भी क्या करते हो पैसा आप खर्च करते हो, जो भी एक्सपेंसेस उनको क्या करेंगे हम मैच करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए अब यहाँ से, क्या मैं क्यों इतना लोड ले रहा हूँ बेटा इस चीज का, क्योंकि ये छपे हुए क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको पेपरों में। अभी वापस पेपर है ना 8 तारीख को एग्जीक्यूटिव वालों का, अकाउंट से पेपर आएगा, देखेंगे, बताऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर में से, मुझे बता रहा हूँ जब 2 स्टार 3 स्टार ये डायरेक्ट सीधे 5 नंबर में लिखने के लिए आ जाते हैं कि एक्सप्लेन द मॉनेटरी कंसेप्ट, एक्सप्लेन द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, है ना, या फिर एक्सप्लेन द रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो गोल्डन रूल एक्सप्लेन करके आगे पूरा का पूरा, एक्सप्लेन द मैचिंग कंसेप्ट। तो ये प्रॉपर विद एग्जांपल लिख पाए हम लोग, क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो आपको क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एग्जांपल भी तो लिख सकते हो ना खुद से आप, एग्जांपल ड्राइव किया पूरा एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर तरीके से कि बिल्डिंग थी 5 लाख की, लेकिन हम पूरा 5 लाख माइनस नहीं करेंगे, बस उससे क्या माइनस करेंगे 50,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। आई पर समझ में, क्या फुल मार्क्स मिल जाते हैं वहां पे हम लोगों को। तो आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहले चैप्टर में से सीएस एग्जीक्यूटिव में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी के पूछेंगे पहले वो आपसे। यहाँ पे सेकंड चैप्टर है ना, वहां से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे फिर हमारे आना वहां से, ठीक है। चलो हाँ हाँ बेटा बोलिए, अभी इसको खत्म करा दूं मैं, अभी नहीं हो बेटा खत्म, क्यों मजे नहीं आ रहे थ्योरी में, सीएस वाले हो के थ्योरी में कैसे मजे नहीं आ रहा है। मैचिंग कंसेप्ट हो गया, लास्ट अपना बचा था बेटा क्या, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, इसका एक और नाम लिख लो प्रूडेंस, एक और नाम है इसका प्रूडेंस, प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको, है ना, इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, प्रूडेंस भी बोलते हैं ना, प्रूडेंस। अच्छा प्रूडेंस मतलब क्या होता है बोलो जल्दी से, प्रूडेंस कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट है ना हमारा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है एंटिसिपेटेड इनकम एंड गेन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। एंटिसिपेटेड इनकम, जो भी आपको लग रही है कि यहां से मुझे इनकम जनरेट हो सकती है, रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैन बी अकाउंट फॉर, बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो ये चाह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है ना कि यार 10 दिन बाद आपके बिजनेस को ये लॉस हो सकता है, आज रिपोर्ट कर लो, क्योंकि वो एंटिसिपेटेड है ना, 10 डेज लेटर होगा ना, आज रिपोर्ट कर लो। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऐसा सपना आया रात को कि नहीं सर 15 दिन बाद तो जहाँ प्लॉट में काम चल रहा है हमारा, है ना, किसका, वेयर हाउस का, अंदर से बहुत सारा गोल्ड निकलने वाला है, किस्मत खुलने वाली है, रिकॉर्ड नहीं करोगे भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो केस फाइल कर रखा हम लोगों ने कोर्ट के अंदर ट्रेडमार्क, है ना, वोलेशन को लेके, ठीक है ना, इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का केसेस होते हैं कि कोई हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, नाइके का, प्यूमा का, दुकानदार को उठाया हमने केस लगा दिया, कंपनसेशन ले रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे 1 करोड़ का क्या मिल सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है, मिल गया क्या, कब मिलेगा, फ्यूचर में, जब मिल जाए ना तभी क्या करना, उसको रिकॉर्ड करना। एंटिसिपेटेड इनकम रिकॉर्ड्स नहीं करने देंगे, क्योंकि वो रीजन समझना बेटा, क्योंकि वो मैनिपुलेशन का पार्ट बन जाती है। क्योंकि आज के डेट में अगर इस मंथ में आपको क्या लेकर आना है, आईपीओ लेकर आना है ना, तो आपको तो मैक्सिमम इनकम दिखानी है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में होने वाली इनकम कहाँ रिकॉर्ड कर लोगे, करंट ईयर में, करंट मंथ में, कि मार्च मंथ चल रहा है यार, क्लोजिंग के पहले पहले बहुत सारी इनकम क्या कर लो, डाल लो। अरे थोड़ी ना डाल देंगे हम लोग, नहीं करने देंगे भाई, ये तो मैनिपुलेशन है, फ्रॉड कर लोगे आप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कर सकते हो आप, पब्लिक के साथ कर सकते हो आप, है ना, लैंडिंग बोरिंग के केस में होता ही सारा केसेस। हमने बोला नहीं, आपको शौक है ना, तो आप क्या रिकॉर्ड करो, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लो एंटिसिपेटेड, वो चलेगा। एटलीस्ट उससे क्या होता है ना, अननेसेसरी प्रॉफिट तो आप क्या कैलकुलेट करके नहीं बैठोगे ना, थोड़ा प्रॉफिट कम ही आएगा निकल के आपका, इन्वेस्टर अवेयर तो रहेंगे, आंखें तो खुली रहेगी, कम प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो डिसाइड तो कर पाएंगे। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट देख के आदमी थोड़ा सा क्या हो जाता है, वहां पे कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि यार अच्छी अर्निंग है, इस कंपनी की मैं शेयर परचेस कर सकता हूँ। हमने बोला नहीं करने देंगे, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है इसका, सीधा सा समझ में आ गया कि अपने को क्या बोलता है, बोलो जल्दी से बेटा, है ना, फिर से क्या, एंटिसिपेटेड income and gain cannot be recorded, but anticipated expenses and losses can be account for। account for मतलब होता है रिकॉर्ड में लेना, accounts for, account for मतलब रिकॉर्ड में लेना, है ना, टेक्निकल वर्ड है ये, चाहो तो ये वर्ड भी लिख सकते हो या फिर आप रिकॉर्डेड वर्ड भी लिख सकते हो आप, है ना, अकाउंट फॉर। बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैन बी अकाउंट फॉर, है ना, अकाउंट फॉर मतलब होता है रिकॉर्ड में लेना, बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप रिकॉर्ड में ले सकते हो। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, देखना जरा जल्दी से। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉ अप ऑन कंजर्वेटिज्म बेसिस, मतलब सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके प्रूडेंस के बेसिस पे बनने चाहिए, जो कि क्या बोलता है,
द प्रिंसिपल विच अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आर, पहला, अकाउंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड और पॉसिबल लॉसेस। मतलब एंटिसिपेट इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बट एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम लोग क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड में ले लेंगे। नेक्स्ट, फेस्ड विद चॉइस बिटवीन टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन असेट्स, accountant should choose a method which leads to lesser value। मतलब अगर अकाउंटेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है while evaluating any kind of assets और उसके सामने अगर बेटा दो वैल्यू निकल के आ रही है तो जो भी कम वैल्यू रहेगी ना उसी पे उसको रिकॉर्ड करोगे। वही जो बता रहा था मैं आपको इन्वेंटरी का, किसका बोल रहा था बेटा, बोल जैसे मैं इन्वेंटरी का कल बताया था क्या मैंने आपको, देखना ये हो गई सर हमारी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब समझो ना, स्टॉक, स्टॉक जो कि हमने खरीदा था कितने का, 5 लाख रुपीस का, अभी हमारे गोडाउन में रखा हुआ है। सडनली मार्केट में क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई, नहीं सेल हो पा रहा है, हमें लग रहा है कि यार डिस्काउंट पे निकालना पड़ेगा। अभी इसके मार्केट प्राइस कितनी बेटा, बोलो जल्दी से, 4 लाख रुपीस है। ये उसकी क्या है, बोलो जल्दी से, यस, ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गई उसकी और ये हो गई उसकी मार्केट प्राइस। अब मुझे बताओ आप कि जो अकाउंटेंट है वो इन्वेंटरी को कौन सी प्राइस पे लेगा, 5 लाख रुपीस या 4 लाख रुपीस? क्यों बोल रहे हो साहब, हाँ कम वैल्यू पे लेते हैं, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। नहीं, वो कल मैंने बताया था, आज इस कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा हमको। भाई समझो ना बात को, 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, भले माल का रखा भी आपके गोडाउन में, नहीं बेचा ना आपने, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है, 4 लाख। 2 महीने बाद भी बेचोगे कितना पैसा आएगा, 4 लाख रुपीस। कितना कम आएगा, तो 1 लाख रुपीस का आपको लॉस हो तो रहा है। कैसा लॉस है ये, एंटीसिपेटेड लॉस है, और इसको तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एंटीसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड कर लिया, हमने हटा दिया कि भाई पूरे 5 लाख रुपीस हमें नहीं मिलने, तो हमने हमारे गुड्स की वैल्यू को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, अप टू 4 लाख रुपीस, 4 लाख पे लेकर आ गए हम उसको। आई बात समझ में, तो 4 लाख रुपीस हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो विच एवर इज लेस वाला कंसेप्ट जो है ना वो इसलिए आया कि हम क्या करते हैं, विच एवर इज हायर पे नहीं लेते, क्योंकि हायर पे लेने जाओगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाता है। फिर वहां पे क्या हो जाता है बेटा, बोलो, प्रॉफिट। कैसे, देखना इधर, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, मैं अगर मार्केट प्राइस 4 लाख की जगह अगर यहाँ पे कितना लिख दूं, 6 लाख रुपीस, बताओ फायदा होगा या नुकसान, कितने का, ओ हो 5 लाख 6 लाख कितना है, 5 to 6 से 1 लाख रुपीस का फायदा हो रहा है। कितने का बेटा बोलो, 1 लाख रुपीस का फायदा हो रहा है। अभी हो गया या फ्यूचर में होगा, क्योंकि गुड्स तो कहाँ रखा हुआ है, गोडाउन में। मार्केट प्राइस बढ़ गई है, सेल करेंगे तो कितना पैसा आएगा, 5 लाख रुपीस या 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस ज्यादा आएगा। रिकॉर्ड कर लू क्या ये 1 लाख रुपीस, नहीं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में होने वाली इनकम और गेन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मुझे पता हो क्या होता है, 6 लाख और 5 लाख में से कम क्या है, तो मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा, 5 लाख पे, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि अगर आपने 6 लाख रिकॉर्ड कर लिया ना स्टॉक, इसका मतलब ये है कि आपने वो 1 लाख रुपीस का गेन, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट भी कैलकुलेशन में ले लिया है और आपने अपने P&L अकाउंट में उसको डाल दिया है, आपने उसको, बन जाएगा क्या। इसकी एंट्री बता सकते हो क्या मुझे आप, जैसे 5 लाख का स्टॉक है, इधर 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 सुनो थोड़ा सा, 5 लाख का स्टॉक है, उसकी वैल्यू बढ़ाकर 6 लाख हो रही है, तो क्या एंट्री पास करोगे आप, हाँ यार स्टॉक डेबिट। क्यों भाई स्टॉक डेबिट क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। क्या लिखो बेटा यहाँ पे बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपीज से। लेकिन सर डेबिट किया है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। क्या क्रेडिट करूं मैं, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, कुछ पे किया क्या, अमाउंट हमने पे किया क्या, हम तो पहले पे कर चुके थे, कितना अमाउंट, 5 लाख रुपीस। गुड्स कहाँ रखा हुआ है, हमारे गोडाउन में रखा हुआ है। विदाउट पेइंग 1 लाख रुपीस हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। तो ये तो क्या है, फायदा है, फायदा है तो कहाँ पहुंचा दूंगा, अभी रिवोल्यूशन हटा रहा हूँ मैं, क्या बोलूंगा, कहाँ जाती बेटा इनकम, तो आप P&L अकाउंट में पहुंचा दोगे ना 1 लाख। मतलब सर क्या हो रहा है, अगर आपने स्टॉक को उसके मार्केट प्राइस पे ले लिया, जो कि स्टॉक जो कि कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा है, मतलब फिर आपने P&L अकाउंट को भी बढ़ा दिया। बेटा क्या 1 लाख रुपए रियलाइज हो गए क्या, स्टॉक बेच दिया क्या आपने, नहीं बेचा ना, तो फिर 1 लाख रुपए P&L में कैसे पहुंचाया आपने, नहीं पहुंच सकता है ना, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड इनकम है। ये क्या है, एंटिसिपेटेड इनकम है, एंटिसिपेटेड गेन है, इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्ड करने से मना किया। तो ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। तो ना ही आप स्टॉक को डेबिट करोगे, तो ना ही आपको क्या करना पड़ेगा,
P&L को क्रेडिट। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मैं 6 लाख को क्या कर दूंगा? अवॉइड कर दूंगा। अवॉइड कब हो पाएगा? जब मैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में क्या चेक करूंगा? विच एवर इज लेस। तो लेस क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो मैं कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ठीक है ना, उसी प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब असेट्स को मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। अगर मैं असेट्स को इंक्रीज नहीं कर रहा हूं तो मुझे P&L भी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, P&L भी मुझे इंक्रीज नहीं करना है। समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ते भी यहां से। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म हो गया हमारा। चलो हो गए सारे कंसेप्ट अपने, हो गया। मैचिंग भी हो गया बेटा अपना, ठीक है। मैचिंग के बाद में अपना रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट भी हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट भी हो गया, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हो गया, अकाउंटिंग पीरियड भी हो गया, मनी मेजरमेंट भी हो गया। हो गए सारे क्या? अकाउंटिंग की प्रोसेस आती है किसी को? अकाउंटिंग की प्रोसेस हाँ बता दो क्या क्या बेटा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग प्रोसेस। तुम तो अकाउंट पढ़ते नहीं होगा। अकाउंटिंग की प्रोसेस बहुत ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है? अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी थी क्या बेटा हम लोगों ने? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ना वही रहने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया बेटा थ्योरेटिकल, पढ़ लोगे? बोले सर हाँ हम रट लेंगे। नहीं, मैं फिर से पूछूंगा, मुझे रटा हुआ नहीं चाहिए, मुझे फिर कंसेप्चुअली चाहिए। जब पूछो फिर से मुझे बता देना भाई, है ना। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अभी क्या हो गया भाई? गेन वाला कौन है? ये हो गया गेन याद क्या आपको? है ना, गेन मतलब गेन मत भूलना बस खाली। देखो मुझे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ाना है। 3 स्टार लगा लेना इस पे, जब नोट्स मिलेंगे आपको अभी, है ना, सारे दूंगा कंपाइल करके मैं, अभी इससे पढ़ लो आप। बुक कीपिंग और आते रहता है क्वेश्चन ये भी लिखने के लिए एग्जाम में, वो फ्री का मार्क्स देगा क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है सारा सा। लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको इसकी प्रोसेस पता होना चाहिए। अकाउंटिंग की प्रोसेस पता है क्या क्या थी? सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते थे हम लोग, आइडेंटिफाइंग, देन उसके बाद में मेजरिंग, मेजर भी तो करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरेबल नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे आप? क्योंकि ओनली दोस ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ